चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, ये पढ़ लिया था। आज हम लोग को नया टॉपिक स्टार्ट करना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है हमारे किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, उसका एक रिलेशन होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। क्विकली वहां मूव करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द रेजिस्टिविटी, क्या है ये? द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी बताओ फटाफट क्या होता है। बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने? दोनों लोग इसको बताओ। हाँ हाँ, तो क्या बताया था मैंने क्या बताया था? फॉर अ यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ यूनिट सेंटीमीटर, या फिर कोई भी यूनिट आप ले सकते हैं। ठीक है, सो अगर कभी भी, अगर यूनिट लेंथ का मतलब जानते हो क्या होता है? कोई भी आपका मैग्नीट्यूड 1 हो, अब यूनिट समझो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, वो तुम्हारा बस मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी उसी पैरामीटर में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोग ने फटाफट? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा भैया बताइए? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो जिस वायर की लेंथ यूनिट होगी बेटा, ध्यान से देखो, तो रो इंटू 1 और एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियरली है, इसको देख के क्लियर समझ में आता है कि सर रेजिस्टेंस जो है उस वायर का, वही उसकी रेजिस्टिविटी भी कहलाएगी, है ना। तो जब ऐसा कोई वायर लेते हैं जिसका लेंथ भी 1 हो और एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 हो, तो उसका ही रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी कहलाता है उस वायर का। और ये क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं वो रेजिस्टिविटी के टर्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द टेंपरेचर ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेंपरेचर, नॉट टू लार्ज। हम बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कोई वैल्यू ले लेंगे जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बहुत स्मॉल स्केल पर ही आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? सैचुरेशन आ जाएगा। उसके बाद टेंपरेचर बढ़ाओगे तब भी रेजिस्टेंस में वैल्यू में कोई चेंजेस खास देखने को नहीं मिलते, इसीलिए पहले से आपको डिफाइन कर दिया गया। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, अब देखना ध्यान से, रेजिस्टिविटी एट टेंपरेचर, क्या लिखा? रो टी का मतलब रेजिस्टिविटी एट टेंपरेचर टी, वो आपका टेंपरेचर है, आपको नोन होगा। जिस भी टेंपरेचर पे आप चेक करना चाहते हैं कितनी वैल्यू चेंज आएगा। ठीक है, रो नॉट क्या है? आपका जब आपका रिफरेंस पॉइंट कोई भी, जैसे मान लो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला कि रूम टेम्परेचर पे वायर रखा हुआ था, मैंने उसका साइन से निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? हमारे पास ओम्स लॉ है, V = IR। देखो ये एकदम प्रैक्टिकल में बता रहा हूं कि ये होता कैसे है। रिफरेंस टेम्परेचर आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, आपके लिए कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है, आप रूम टेम्परेचर ले लो। ठीक, रूम टेम्परेचर आसानी से हो सकता है। हम लोग कैसे करेंगे? वोल्टेज हमें पता रहेगा, करंट हम एमीटर चेक कर लेंगे, और हमें क्या पता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR। तो वी कैन इजीली फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, दैट इज R = V/I। अगर जो मैंने कंडक्टर लिया उसकी मैंने लेंथ को भी यूनिट कर दिया और एरिया को भी यूनिट कर दिया, है ना, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, और आसान हो गया। मतलब मेरे को रेजिस्टिविटी मिल जाएगी, मेरे को क्या मिल जाएगी? रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। ये भी बहुत आसान है। तो इसका मतलब मैं यहां से लिखता हूं, मैं रो भी निकाल सकता हूं उसका, है ना। तो ये हमेशा पता रहेगा, क्वेश्चन में हमेशा आपको नोन रहेगा। तो ये क्या है? आपका रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब होता है जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे कंपेयर करके आप पता करेंगे कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां जो फॉर्मूला ध्यान से देखना, रो नॉट इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये सब 11th का है, 11th में अगर आपने पढ़ा होगा थर्मल एक्सपेंशन, तो उसी में ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर भी पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टी क्या है? जिस टेम्परेचर पे आप चेक करना चाहते हो। टी नॉट क्या है? जिस टेम्परेचर से आपने स्टार्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंट, या फिर जो आपका रेफरेंस टेम्परेचर था। जैसे मान लो मैंने ले 32 डिग्री सेल्सियस में रेफरेंस टेम्परेचर है, मैंने वहां से बढ़ाने की कोशिश करी, मैं 40 डिग्री तक गया, तो मेरा यहाँ क्या जाएगा? 40 - 32। लेकिन SI में करना है तो मैं क्या करूंगा? केल्विन में कन्वर्ट करूंगा। किसमें? केल्विन में। डिग्री को केल्विन कैसे करते हैं? प्लस करना है, आता है, तो बस 273 वैल्यू में आप प्लस कर दोगे तो आपको केल्विन में मिल जाएगा। SI यूनिट क्या होती है?
SI यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन होती है। कैलकुलेशन करते टाइम हमेशा ध्यान रखना कि आपको केल्विन में ही सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा इसी बताओ मुझे, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है तो आप कर लोगे। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली डिग्री में पुट कर दूं तो क्या मेरा कैलकुलेशन कोई गलती होगी? हाँ ध्यान से, अगर मैंने पूछा है तो कुछ इसमें होगा जो कोई काम का होगा। 273 यहाँ भी ऐड होना है, यहाँ भी ऐड होना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूँ एग्जामिनेशन के लिए बता रहा हूँ। वैसे प्रोसेस के हिसाब से तो केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन लोग रट लेते हैं यहाँ तो डिग्री में भी चल जाता है। उसका रीजन नहीं पता है। रीजन यही होता है कि देखो बहुत बेसिक मैथ है, यहाँ 273 प्लस करेगा, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ 273 घर पे आएगा तो वो तो कट ही जाएगा ना, कट जाएगा ना, इसलिए होता है। ये रीजन है, एक्चुअल रीजन। लेकिन रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, मान लेते हैं ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, तो गलती भी हो सकती है कभी कभी, ठीक है। तो ये है केस। अगर यहाँ प्लस होता तब ये नहीं चलेगा, तब तो गलत हो जाएगा। अगर ये प्लस हो गया बॉस तो 273 ऐड होता 2 बार, तो फिर पूरा केस बदल जाता। तो डिग्री में नहीं ले सकते, तब केल्विन में ही करना पड़ेगा। वैसे वो होगा नहीं, हाँ क्योंकि अगर प्लस हो तो वहां पर तो वो दोनों कटेंगे। यस नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये आपका एक्सप्रेशन, इसको याद कर लीजिए। रो टी क्या है? तो अगर मुझे रेजिस्टेंस का इक्वेशन लिखना है, मुझे आपसे इतनी उम्मीद है, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इससे लिख सकते हैं ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी जब आपने लेंथ को 1 ले लिया, एरिया क्रॉस सेक्शन को 1 ले लिया, तो वो है तो रेजिस्टेंस ही ना। तो अगर मैं चाहूँ तो यहीं से मैं ऐसे लिख सकता हूँ RT = R0 1 + अल्फा, और मैं यहाँ डेल थीटा लिखूंगा ताकि आपको एक नई नॉलेज दे दूं। ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? चेंज इन टेम्परेचर। थीटा एक ही चीज को नहीं, अच्छा एक और चीज सिखाऊंगा। फिजिक्स पढ़नी है या कंपटीशन क्रैक करना है तो याद रखना कि वेरिएबल्स को याद नहीं करना। मतलब थीटा रट लिया एंगल होता है, तब तो यहाँ लड़ जाओगे। फिर थीटा रट लिया कि भैया वहां डिस्प्लेसमेंट, जब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन 11th में तो कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, वहां भी लड़ जाओगे, सर ये तो एंगल है ना। तो ऐसा नहीं है, आपका जो वेरिएबल है वो चैप्टर के हिसाब से अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है। ये फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए कंटेंट को कंसेप्चुअल वे में पढ़ना है, ठीक है। तो कहीं क्वेश्चन में थीटा लिख दिया, आप लड़ गए ये तो एंगल है, ये जबकि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी सिखाया था, अप्रोक्सीमेट चेंज, मतलब कि चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख दिया, ये रेजिस्टिविटी के फॉर्म में लिख दिया। फटाफट नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्या है भैया? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है। नोट करिए साथ साथ में, प्राइस करने वाली बात है ये सब, ठीक है। देखो नेक्स्ट, यहाँ 3 ग्राफ बने हुए देखो, लेकिन यहाँ पे बड़े अच्छे से मेंशन किया है जानबूझ के केल्विन में, ताकि आपको पता रहे। पहला क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। क्या है मटेरियल? कॉपर। आई थिंक काफी कंडक्टिव होता है, आपको पता है इस बारे में, है ना। हाईली कंडक्टिव होता है, सबसे इस्तेमाल होता है, ठीक है, ठीक। एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अगर हम देख रहे हैं, यहां पर मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, टेम्परेचर जब वैरी कर रहा है तो रेजिस्टिविटी में क्या फर्क आ रहा है। मतलब सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन रखा है, अब सिर्फ और सिर्फ उसको उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर उसका बदल रहा है, जिससे कि उसके अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। कभी देखा नहीं हाई टेंशन वायर गर्मी में कैसे सैग करने लगता है? सैग करने मतलब ऐसे कर्व बनाता है ना, ठंडियों में बहुत टाइट हो जाता है ना। तो वो भी तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, वो भी तो मेटल से ही बना होता है, कंडक्टर ही तो होता है। तो वही तो पढ़ा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। गर्मी में फॉल्ट ज्यादा होता है, अभी नोटिस करना, गर्मी में ज्यादा फॉल्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो शॉर्ट सर्किटिंग की चांसेस ज्यादा हो जाती है। सैगिंग के कारण कभी कभी क्या होता है, किसी भी नियर बाई क्या होता है, बहुत हाई वोल्टेज से क्या होता है, आसपास की एयर आयनाइज हो जाती है। आयनाइजेशन पता है, केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी। इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसमें कंडक्टिविटी हो सकती है। अगर उस कहते हैं ना हाई टेंशन वायर के पास गए और खींच लिया, है ना, लोग एक गांव में स्टोरी बनाते हैं, खींच लिया। वो खींचता क्यों है? खींचने क्या मतलब है पता होता क्या है? इसमें खींचने उठने का सिस्टम नहीं होता है। होता ये है कि आसपास की एयर बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, पोलैरिटी हो जाती है उनके पास, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। क्यों? हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड,
तुम्हें पता ही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अगर है कहीं पर तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब मूविंग चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली आपके आसपास की जो एयर है उसमें भी पोलैरिटी आएगी। बादल के अंदर कैसे चार्ज आता है, कहते हैं ना जब फ्रिक्शन होता है, जब दो आपके बादल एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, इसके ऊपर एक पोलैरिटी आती है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, जिससे कि क्या होता है बिजली कैसे कड़कती है। तो जब आपका क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, जो हैवी क्लाउड होता है वो अर्थ सरफेस के नियर आता है, तो अर्थ क्या है भैया, सुपर कंडक्टर, देते जाओ जितना देना है दे दो चार्ज, है ना। तो जब कोई ऐसा आपका बिल्डिंग या फिर पेड़ जिसके बहुत नियर आ जाता है तो फिर क्या होता है, आसपास की एयर बहुत बताओ कंडक्टिव होती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। वाटर के अंदर, प्योर वाटर पे, अच्छा ये बताओ एक सवाल यहीं से और आ गया, बहुत अच्छा, ये सब आपके आईक्यू को चेक करने वाला सवाल है। प्योर वाटर में कंडक्टिविटी होती है अच्छी कि मिनरल वाटर में? क्या भाई, प्योर वाटर में नहीं होती है, मिनरल वाटर में होती है, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट नहीं होगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक। आरओ वाले पानी में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आरओ में तो क्या होता है सब कुछ निकाल देता है ना, कुछ नहीं बचता उसमें, कोई मिनरल नहीं बचता है, इससे उसमें कंडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है। जो आपका ग्राउंड वाटर होता है उसमें कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक। तो मॉइस्चर क्या काम कर रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं किसको, चार्ज को फ्लो होने के लिए। चार्ज क्यों नहीं फ्लो होता, इंसुलेटर से क्यों नहीं फ्लो होता, आप कहेंगे सर वहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो कहेंगे ना, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास जाने का रास्ता नहीं है ना। लेकिन जब आपका ह्यूमिड होता है, मतलब मॉइस्चर्स होते हैं, है ना, गैस के पास, तो वो क्या काम करते हैं, पाथ की तरह काम करते हैं, और उनसे होते देखो कभी सीधी नहीं आती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होते हुए आती है, टेढ़ी मेढ़ी होती हुई आती है कि नहीं आती है, क्योंकि वो किसके थ्रू जा रही है, जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके वहां प्रेजेंट है, किसके अंदर, एयर के अंदर, और वहां से नेगेटिव चार्ज किस तरफ जा रहा है भाई, भागते हुए पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, अर्थ। तो जिस पे गिरती कहते बिजली गिर गई, नहीं पड़ गई, है ना, पेड़ तो पूरा जल ही जाता है ना। और क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है वहां पर एक लगाई जाती है, रॉड लगाई जाती है ना, क्या कहते हैं उसको, लाइटनिंग रॉड, क्या कहते हैं, लाइटनिंग रॉड। वो क्या काम करती है, पाथ ही तो देती है, ठीक है तुम्हें जाना है, हम दे रहे हैं तुम्हें रास्ता, निकल जाओ, हमारी बिल्डिंग को कुछ ना करना, है ना। उसके लिए बाहर से मोटी सी रॉड लगा के सीधे अर्थ में, ठीक है। चलिए, तो ये है। अब बात वापस से करते हैं अपनी, वापस से रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, तो यहाँ क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को वैरी कर रहे हैं। टेम्परेचर वैरी करने से आपके रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर में जो चेंज आ रहा है, कैसे कर रहे हैं, बार बार हम लोग वही वोल्टेज और करंट को फ्लो करा रहे हैं और मेजर कर रहे हैं कितना आ रहा है आपका रेशियो, उसमें जो चेंज आ रहा है। चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट फिर 1 प्लस क्या है भाई बताओ, अल्फा। अल्फा चेंज होगा जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, उसके बाद T माइनस टी नॉट। अच्छा एक चीज नोटिस करो, ये वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी सर, तो ये वैल्यू बिगर पॉजिटिव वैल्यू लेके आएगा, अल्फा अगर मटेरियल का कांस्टेंट भी कर दिया, ठीक, तो ये वैल्यू ऐड होती जाएगी ना, 1 थी पहले, ठीक, जब डिफरेंस 0 मतलब T T नॉट, रूम टेम्परेचर पे दोनों हैं, तो ये दोनों कैंसिल होकर ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचे क्या, 1 ही तो बचेगा, है ना। तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट हो जाएगा, वो रूम टेम्परेचर वाला केस हो गया। फिर अब मैंने इसको बढ़ा दिया, अब बढ़ा दिया, मान लेते हैं डिफरेंस 1 भी है, कितना है, सिर्फ 1 डिग्री का डिफरेंस, तो 1 प्लस अल्फा हो गया, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। अच्छा अल्फा कुछ तो सिग्निफिकेंट वैल्यू को कंसिस्ट करेगा ना, है ना। तो अब ये पूरी वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो अब रो नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, कॉमन सेंस है, बढ़ेगी। एक काम करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा, 2 था फिर 2.2 बढ़ गई, फिर अगली बार फिर से 1 2.4 ले जाओ, 2.7 ले जाओ। अब कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा क्या, नहीं सर कांस्टेंट नहीं बढ़ सकता, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट पर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है, समझ गए। दूसरा ग्राफ यहां पर क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ रोटी ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम ले लिया एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब कंडक्टिविटी चेंज होगी तो अब आपका रेजिस्टिविटी उस हिसाब से, अब देखो वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, हम नहीं पता है तो पता होना चाहिए, नाइक्रोम में कंडक्टिविटी ज्यादा कम होगी, ज्यादा होगी बेटे, इसको भी देख लोगे ना, अगर कुछ नहीं आता है
हमको कुछ नहीं आता है तब भी हम देख लेंगे, रेजिस्टिविटी इसकी ज्यादा है, इससे तो ज्यादा ही है, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, कंडक्टिविटी घटेगी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी मटेरियल इज इंक्रीजिंग, देन द कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, कंडक्टिविटी क्या होता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जब इंक्रीज हो रही है तो क्लियरली है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ग्राफ पढ़ना तो सीख रहे हो कम से कम। क्या किया? कुछ नहीं सर, यहाँ 0 था, क्या ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी, कुछ नहीं आता मुझे, अभी भी कुछ नहीं आता। मैं देखता हूँ 0 पे ही इसकी वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे 0 के पास थी, क्योंकि कंडक्टर था ना, ये कॉपर है भैया, कॉपर में सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, सबसे हाईली कंडक्टिंग माना जाता है। तो इसका मतलब है सर ये क्या है? ये आपका लेस कंडक्टिव मटेरियल है। तो अब इसमें देखा तो इसमें आपको एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होता हुआ दिखा। मटेरियल चेंज होगा तो नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी चेंज होगा। ये ग्राफ यही समझाने के लिए रटना नहीं है, ये समझाने के लिए रटना नहीं है कि आपका डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, ठीक है। और डिफिनीशन जो लिखवाई है उसमें भी बताया गया है, रेजिस्टिविटी ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल बदलेगा तो वो आपका रेजिस्टिविटी बदलेगा। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा, है ना, और सबसे कम किसमें? कंडक्टर में, है ना। कंडक्टर में भी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो उसमें एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसको एक बार देख लेना, यू विल गेट द आइडिया। ठीक, चलिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टिविटी फॉर अ टिपिकल सेमीकंडक्टर। क्या है ये? सेमीकंडक्टर क्या होता है? बताया था, बताइए, इन लोगों को बताइए। अच्छा चलो, मैंने फिर से क्या सिखाया था? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना शुरू करो थोड़ा। मैंने जो बताया आईक्यू वाली बात समझो, हेडिंग पढ़ते चलो, देखना पूरी फिजिक्स आ जाएगी। सेमी मतलब पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा, है ना, आधा ही कहते हैं। सेमी मतलब आधा ही हो गया। अब कंडक्टर क्या होता है वो तो बताइए, मतलब ऐसा मटेरियल है जो पूरी तरीके से कंडक्टर नहीं है। ऐसा मटेरियल, अगर इंग्लिश भी आती है तो भी हो जाएगी फिजिक्स। ऐसा मटेरियल जो पूरी तरीके से कंडक्टर नहीं है, तो मतलब आधा कंडक्टर होगा तो आधा कुछ और होगा, तो बचा कौन? इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है या सब्सटेंस होता है जो कि अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या फिर वोल्टेज इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, क्योंकि वो करंट को फ्लो नहीं होने देता, अपने अंदर से चार्ज को जाने नहीं देता, लेकिन आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ V इट एक्ट्स एज पुअर कंडक्टर। कंडक्टर नहीं, पुअर कंडक्टर, बहुत ज्यादा नहीं, पुअर कंडक्टर। दिखाते हैं एक एनिमेशन, बहुत प्यारा सा एनिमेशन है, एक सेकंड समझ में भी आ जाएगा। बहुत आगे जाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात सर फिर एक ब्रेकडाउन भी तो आता है। हाँ, यहाँ लिखा भी हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी ध्यान से देखो। देखो यहाँ दूर दूर तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है। करंट तो तभी फ्लो होगा जब आपके पास चार्ज होगा ना, चार्ज जब आगे पीछे जाएगा तभी तो। इसमें एक दो दिख जा रहे हैं, इसमें ढेर सारे। ये क्या है? कंडक्टर। ये क्या है? सेमीकंडक्टर। ये क्या है? इंसुलेटर। ये चार्ज भी कैसे आए? जब हमने इसके आगे पीछे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस कराई थी? बैटरी लगा दी। बैटरी से क्या होता है? एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव के लिए क्या होता है बताओ जरा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? अरे क्या ही पूछ दिया सर आपने। चलो पहली क्लास है, क्या ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम बता देते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए तुम्हें तो पता है, तुम्हें नहीं पता? पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ, है ना। अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से बाहर की तरफ हर दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेगा, ठीक है, समझ में आया। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो अपनी तरफ खींचेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होगी, तो कहते हैं इनवर्ड। ठीक, अब हमने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन है ना, ये नेगेटिव, ये ठीक। अब नेगेटिव नेगेटिव को ढकेलेगा और ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर। इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्या याद कर लो, इस बात को याद कर लेना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होगा उसके अपोजिट करंट होगा। रट जाओ इस बात को, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। ठीक, क्यों बताया था? कन्वेंशनली मान लिया पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई, ठीक है, यही रीजन है। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या किया, तोड़ दिया, बॉन्ड बने होते हैं, है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, हमने यहाँ पर
बैटरी लगा के क्या किया, बहुत प्रेशर बिल्ड किया जिससे कि 2-4 इलेक्ट्रॉन टूट गए, तो वही तो फ्लो करेंगे ना, एक्स्ट्रा तो नहीं आ जाएंगे, इसके अंदर है ही नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, तभी ये पुअर कंडक्टिंग की तरह काम करता है। इसीलिए इसका जो ग्राफ आएगा रेसिस्टिविटी का वो देखना बहुत शानदार है, ठीक है, उल्टा चलेगा इसका सिस्टम। तुम लोग ने ये क्वेश्चन होमवर्क दिए थे वो किया? अभी मैंने देख लिया, 2-4 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, नहीं किया? किया था क्या हुआ, हो गया कि नहीं हुआ? सर, बस एक ही हुआ था। देखो इनिशियली जब टेम्परेचर आपका 0 के पास है, रेसिस्टिविटी कितनी है, इंसुलेटर तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। अब इस केस में हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं करी, ना कोई बैटरी लगाया, सिर्फ टेम्परेचर करंट क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, कुछ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, जिससे कि रेसिस्टिविटी आपकी घटने लगेगी, और एक टाइम के बाद क्या होगा, रेसिस्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, जब ये पुअर कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा, मतलब किसी प्रकार का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं दे देगा, वो ले जाओ। हाँ, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लग रहा बेटा, अवलांचे तो सेमीकंडक्टर में चलेगा यार, जब हम लोग बैटरी लगाते हैं ना, यहाँ मैंने क्या बोला, हम सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे रेसिस्टिविटी घटने लगेगी, एक टाइम के बाद ये क्या करेगा, कहेगा जितने हैं सब ले जाओ, और किसी प्रकार का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, जिससे कि ये पुअर कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो मात्र मिली के फॉर्म में होगा, मिली एम्पियर, मिली मतलब बहुत छोटा, ठीक है, एम्पियर तो जानते हो करंट की यूनिट है, ठीक है। चलिए, समझ सबको आ रहा है ना, आगे बढ़े, ये आया थोड़ा बहुत, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत आपको सब आ जाएगा, 10% भी चल रहे हैं, ठीक है। चलिए यूनिट निकालो भैया, क्या होगा यूनिट अल्फा की, अल्फा है वो, ए ना समझ लेना इसको, ये अल्फा लिखा हुआ है, चलिए रेजिस्टेंस करेस्पॉन्डिंग, देखिए मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया, ये वाला इक्वेशन मैंने पहले ही लिखवा दिया, देखो RT = R01 प्लस अल्फा डेल टी लिखा हुआ है, उसको डेल थीटा भी लिख सकते हो, मैंने बताया ना, थीटा भी रिप्रेजेंट किसको करता है, चेंज इन टेम्परेचर, टी भी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर, ऑलरेडी ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया। सर, अल्फा भी तो चेंज इन टेम्परेचर। नहीं अल्फा इज नॉट चेंज इन, बेटा क्या कह रहे हो, ये पाप है ये सब, ठीक है, फिर कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स वाले कहेंगे कि हमने क्या क्या कराया जिंदगी में, और ये इन्होंने तो एक बार निपटा दिया है, थर्मल एक्सपेंशन सब पढ़ाया, दुनिया भर की चीजें। चलिए 11 सेकंड पार्ट आएगी तो समझ में आएगा आपको, ठीक। अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए, ठीक है, और नेगेटिव इसके लिए होगा भाई, हाँ माफ करना, ये सेमीकंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, और इंसुलेटर नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, कंडक्टर के लिए ही पॉजिटिव होगा, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस लीनियरली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा बेटा, अभी फॉर्मूला इतना पढ़ने के बाद भी डाउट है, ये देखो रट जाओ इस बात को, यहां पर ऐसे देखा करो, ये प्लस का साइन ना होता तो तुम जो शायद कह रही थी वो सही हो जाता, प्लस का मतलब ऐड हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको, किसके साथ साथ, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ये प्लस ना होता तो ये बात गलत हो जाती, ठीक, इसका मतलब है टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इतनी बात तो आ ही गई होगी, ठीक। चलिए तो यहां देखिए ध्यान से, लेकिन आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, देखिए बिकम्स 0 एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, क्या कहना रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ये ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, ठीक। बिलो दिस टेम्परेचर अ कंडक्टर बिकम्स अ सुपर कंडक्टर, ठीक, रेजिस्टेंस 0 हो गया तो हाईली कंडक्टिव है ना, भेजते जाओ कोई, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, मतलब चार्ज को अपने अंदर से जाने गुजरने से रोकता है, अब ये रोकथाम कम हो जाएगा तो और अच्छी बात है ना, और ढेर सारे चार्ज फ्लो होंगे, और जितना चार्ज फ्लो होंगे उतना ज्यादा करंट, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना, तो वही तो कह रहे हैं, ऐसा टेम्परेचर इसके लिए चले जाओगे तो सुपर कंडक्टर मिल जाएगा। सुपर कंडक्टर होता है क्या, सर वो मरकरी होता है लो टेम्परेचर, बस लैब में होता है, लैब में होता है, लेकिन जब आप कभी भी अगर बात किया जाए
तो जब प्रैक्टिकली जाएंगे तो आपका जो सराउंडिंग्स होता है वो अफेक्ट करता है आपके टेम्परेचर को, है ना, तो इसलिए हम लोग अचीव नहीं कर पाते, बट यस प्रैक्टिकली लैब में ये चीज कर सकते, ठीक है। बट लैब वाला चीज ले कहाँ आओगे? अब जैसे कहते तो हैं कि फोन आपका 10 मिनट, जैसे देखो ये है ना, ये OnePlus वाले बड़ी मार्केटिंग करते हैं, 10 मिनट चार्ज करो पूरे दिन चलाओ। अभी गर्मी पड़ रही है, 10 मिनट में चार्ज कर लो, ये पूरा खोल जाएगा। वो जब टेस्टिंग करते हैं तो कहाँ करते हैं? लैब के अंदर करते हैं ना, तो लैब के अंदर तो अपने कंट्रोल में मामला सब, लैब के बाहर दुनिया अलग है ना, ठीक है, वही बात, ठीक, तो वही कह रहे हैं। आगे बढ़े, आपको नोट क्या करना है? नोट करना है तो ये करना है और ये करना है, ठीक है, पता होना चाहिए। और ये आखिरी वाला जो पार्ट है कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव, तो नोट करने का तरीका, फॉर मेटल अल्फा पॉजिटिव, फॉर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर ये शॉर्ट में से लगी थी, ठीक है। फिर नीचे वाली बात कि ऐसे लिखता मैं कैसे लिखता, टी इंक्रीजेस तो आर इंक्रीजेस, टी डिक्रीजेस तो, मेरी नोट्स में ऐसे ही होता, हाँ, ठीक। और एक और तरीका है टी इज यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी बस, मतलब टी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, टी घटेगा तो, शॉर्ट नोट्स के लिए तो आपको मिलेगा, आप परेशान न हो, ठीक है। आगे बढ़े, चले, ये क्या है भाई, इसके ऊपर तो फ्री फंड में नंबर आते हैं, फ्री फंड में कलर कोडिंग, है ना, तो एक्शन में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये भी जान लीजिए। जब आपका रेजिस्टेंस जो होता है, अगर उसको आप प्रैक्टिकली देखोगे तो उसके साइज बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, है ना, मेरे हाथ में भी आएगा तो इतना छोटा सा आएगा, ठीक। तो उस पर अगर उसकी मेजरमेंट करनी है, उसकी वैल्यू जाननी है, तो उसको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है और नेकेड आई से देख पाना भी बड़ी मुश्किल है। तो उसी के लिए क्या बनाया गया, कलर कोडिंग बनाई गई। इसकी मदद से आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका यही एम है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कुछ कलर कॉम्बिनेशन है, आपके रेजिस्टेंस के ऊपर 4 स्ट्रिप होती हैं, कितनी होती हैं? 4, तो 4 डिफरेंट कलर हो सकते हैं, ठीक। जो चौथा कलर होता है वो क्या लेके आता है? आपकी टॉलरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर चौथा कलर नहीं है तो इसका मतलब हमारी वैल्यूज निकल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए जो चौथा रखा गया, किस लिए रखा गया? सिर्फ टॉलरेंस के लिए रखा गया। तो आपकी चौथी स्ट्रिप के कितने कलर हो सकते हैं? चौथे कलर में गोल्ड, सिल्वर, और अगर नहीं है तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ टॉलरेंस पहले से बता दिया। तो अगर 3 स्ट्रिप दिया हुआ है तो इसका मतलब उसमें नो कलर वाला ऑप्शन होगा, और 4 के होंगे तो क्या हो सकते हैं? सिर्फ गोल्ड और समझ में आया कुछ, ठीक। इसको पढ़ते कैसे हैं बताओ? आपका यहाँ कलर कोडिंग क्या है? ब्लैक, ब्राउन, आर मतलब रेड, अगर मैं पढ़ूंगा तो BBRDOY GB VG, क्या इसको लास्ट में क्या कहते हैं? इसका एक राइम बनता है, इंग्लिश में बनता है, ठीक है। ये क्या है भाई? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड, एक वाइफ वाला भी है ठीक है, लेकिन वाइफ वाला नहीं बोलेंगे, ठीक। तो बीबी रॉय मतलब बताओ, स्टार्टिंग से पढ़ो, वापस से याद कैसे करेंगे? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज और येलो, ठीक, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ से जी और बी क्या था? देखो यहाँ पे ऑरेंज हो गया, बीबी रॉय यहाँ खत्म हो गया, ग्रीन ग्रेट, है ना, ब्रिटेन किसका? ब्लू। फिर आगे देखिए वॉयलेट, नेक्स्ट क्या है आपका? वॉयलेट, हैड अ वेरी वी फॉर वॉयलेट, ठीक है। और फिर गोल्ड एंड ग्रे, एंड फिर क्या है? व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना, ठीक है, समझ में आया? चलो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, जरूरी नहीं है आपको अपने हिसाब से आप याद कर सकते हो, इट डजंट मैटर कि आपको राइम समझ में आती है या नहीं आती है, मेरे को सिर्फ आंसर से मतलब है, ठीक है। चलो तो ये आपके क्या हो गए? कलर कोडिंग हो गया, ठीक। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? देखिए 0 से कहां तक? 9 तक फॉर, ठीक है, व्हाइट, माफ करना थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक। इसका क्वेश्चन करके ही छोड़ेंगे, ठीक है, सावन से थोड़ा सा माफी मांग लेंगे, समय हो गया है, ठीक। फिर गोल्ड एंड सिल्वर आपका लास्ट में, ठीक। फिर क्या है आपका? मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? जब भी सॉल्व करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके साथ क्या है आपका? मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर देखिए पहली 2 स्टेप से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तीसरे स्टेप से क्या निकलेगा? मल्टीप्लायर, और चौथी स्टेप से टॉलरेंस, ठीक। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो फटाफट, फिर वापस आके इसको याद करेंगे, ठीक। क्वेश्चंस नहीं डालें क्या? अच्छा ये इसी के ऊपर है, चलो ये देख लो, यहाँ क्या है देखिए
पहला क्या है, रेड रेड रेड, फिर क्या है, सिल्वर। देखो वापस से आओ, खुद से करो, तीनों रेड है ना, तो पहली वैल्यू क्या आ गई, देखो ध्यान से 2, 2 ठीक। फिर दूसरी भी न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, और तीसरी क्या आएगी, मल्टीप्लायर, तो कितना है, इनटू 10 टू द पावर 2। उसके बाद लास्ट में क्या था, उसका सिल्वर था, सिल्वर था। सिल्वर का टॉलरेंस कितना है, सिल्वर का सर 10 था, 10। सिल्वर का टॉलरेंस आपका है 10, ठीक। तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 10%। देखो यही आया ना मेरा भी, 10 टू द पावर 2, ये हो गया आपका वैल्यू। और टॉलरेंस का मतलब क्या है, इतनी वैल्यू ज्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है आपकी मेजरमेंट में, ठीक। दूसरा क्या है यहाँ पर, क्या है, येलो, वायलेट, ब्राउन और लास्ट में गोल्ड। गोल्ड का टॉलरेंस कितना था, 5%, ठीक। चलो देखते हैं, येलो कितना है, येलो कहाँ है भाई, 4, ठीक। फिर क्या था, वायलेट, वायलेट का कितना है, 7। फिर क्या था, नहीं, ब्राउन था, ब्राउन के लिए क्या है, ब्राउन के लिए कितना है, 10 टू पावर 1, ठीक। यहाँ पर आ गया वैल्यू 10, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5, ठीक। सिंपल है। तो पहले दो स्टेप से क्या निकलेगा, नंबर, ठीक। फिर तीसरे स्टेप से क्या निकलेगा, मल्टीप्लायर। फिर चौथे स्टेप से क्या निकलेगा, अगर यहाँ अगर कोई क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं, चलो हम लोग बनाते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है। पहला स्टेप आपका ब्लू, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है आपका, ऑरेंज ले ले, ऑरेंज, ठीक। तीसरा स्टेप क्या है आपका, नो कलर आपका लास्ट में रहेगा, ठीक है। तीसरा स्टेप कोई भी ले लो आप, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक, और फिर लास्ट में नो कलर। बताओ आंसर बताओ फटाफट, देखिए इस बार आप लोग बताओ, ब्लू में कितना होगा भाई, तुम्हें कहता तुम बताओ। ब्लू में 6, ऑरेंज में 3। मल्टीप्लायर उसको बता दो राहुल, बताओ भाई मल्टीप्लायर कितना होगा, 1। बहुत बढ़िया, बस एक जानना था, बाकी तो कर लो। नो कलर है तो क्या आएगा टॉलरेंस, प्लस माइनस कितना आ गया, 63 ओम, प्लस माइनस 20%। इसी का 20% निकालो, घटा दो, बढ़ा दो, तो आपको रेंज मिल जाएगी कहां से कहां तक रेजिस्टेंस हो सकता है, समझ गए। ये देखो फ्री फंड के 4 नंबर तुमको मिल गए, इसको याद कर लोगे, एक क्वेश्चन नीट में आता है, आप देख लेना, पेपर मिल जाएगा। हाँ आगे सॉल्व करेंगे कि नहीं, बस ये बता। नहीं, बस ये छोड़ना होता बस यही आंसर है, तो ऐसे ही ऑप्शन करें। है, क्योंकि टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि इसके बीच में कई वैल्यूज हो सकती है ना। तो एक आपकी प्लस करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, माइनस करोगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, उसके जितने भी रेजिस्टेंस है सारे इसी स्टेप में आएंगे। समझ में आया, बस इतना ही करना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड लाइफ, ठीक है। बीबी रॉय तक तो हो ही जाएगा, ठीक है। फिर रेड ब्रिटेन पे ग्रीन ब्लू हो गया, वेरी गुड में वायलेट और ग्रे आ गया। लाइफ से आपको याद करना पड़ेगा, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। हाँ वाई वाला ज्यादा अच्छा है, वाई से हो गया, ठीक है। वेरी गुड, वाई बोलते थे हम लोग को जो सर ने पढ़ाया था, तो उसमें वाई फील था। तो सर आप वाई लिखिए, वहां पे आप लाइफ फिट करके वाई। अरे ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। 2-3 बार कर लोगे, ये डन फिक्स, एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक। हर साल आता है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक। आपका यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।